नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। अर्थम में आपका स्वागत है। क्या आपको पंचतंत्र की वो कहानी याद है जिसमें एक कारपेंटर यानी बढ़ई एक लकड़ी को आधा खुला छोड़कर उसके बीच में एक खूंटा फंसाकर चले जाते थे। एक जिज्ञासु उत्सुक बंदर उस लकड़ी पर बैठकर बढ़ई के खूंटे को खींचने की कोशिश करता है और अपनी जिज्ञासा की कीमत लकड़ी में फंसकर और जान देकर चुकाता है। इस कहानी को ध्यान में रखिए और भारत में शेयर बाजार के हालिया फ्यूचर एंड ऑप्शंस घोटाले को करीब से देखिए, जहां एक विदेशी कंपनी जेन स्ट्रीट ने निफ्टी और बैंक निफ्टी को अपनी उंगलियों पर नचाया, इंडेक्स ऑप्शन में हेरफेर किया, 36,502 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा कमाया और हजारों छोटे निवेशक अपने घाव सहलाते रह गए। इस घोटाले में लकड़ी है भारत का जटिल वित्तीय बाजार, खूंटा है फ्यूचर ऑप्शन, दरार है क्वांट पावर हाउस और जेन स्ट्रीट जैसी कंपनियां जो कि क्वांट पावर हाउस है, और बंदर हैं लाखों छोटे निवेशक जो तत्काल मुनाफे के लालच में फंस जाते हैं, और बढ़ई हैं वो नियामक जो जानबूझकर या अनजाने में खतरनाक खामियां छोड़ते हैं। हैरत आपको इस बात पर होनी चाहिए कि बंदर मर गया लेकिन बढ़ई नहीं सुधरे। लकड़ी को फिर खोल दिया गया और उसमें फिर खूंटा फंसा दिया गया। जेन स्ट्रीट प्रतिबंध के 2 हफ्ते बाद बाजार में वापस लौट आई। अब आप सोचिए ऐसा कहाँ होता है कि 3 जुलाई को 105 पेज के आदेश में भारत के नियामक ने देश के सबसे बड़े हाल फिलहाल के वर्षों में हर्षद मेहता और केतन पारेख से काफ़ी बड़े घोटाले का खुलासा किया, जिसमें यह बताया कि एक कंपनी ने पूरा इंडेक्स ही उड़ा लिया, उस पर जुर्माना लगाया और उसके बाद फिर वही कंपनी बाजार में कारोबार करने लगी। यकीन मानिए दुनिया का कोई और भी बाजार होता तो शायद देश के नियामक इस घोटाले पर शर्मिंदा हो रहे होते, क्योंकि जेन स्ट्रीट 2020 से बाजार में आई थी और यह सब जिसके लिए उसे सजा दी गई वह नियामकों की आंख के सामने हो रहा था। ऐसी क्या मजबूरी थी कि सेबी जिसे इस तरीके का घोटाला रोकने के नियम बनाने थे वो नियम तक नहीं आए और जेन स्ट्रीट को वापस बाजार में उतार दिया गया। तर्क यही होगा ना कि स्टॉक एक्सचेंज और ब्रोकरों को नुकसान हो रहा था, उनका कारोबार घट रहा था। आइए भीतर उतरते हैं, मगर इस आंकड़े को अपने साथ रखिएगा कि भारत का डेरिवेटिव्स बाजार जो विश्व स्तर पर 250 से 300 लाख करोड़ रुपए के दैनिक कारोबार के साथ दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव्स बाजार है, और जहां सेबी के आंकड़ों के मुताबिक रिटेल इन्वेस्टर्स ने, खुदरा निवेशकों ने वित्त वर्ष 2025 में 1.5 लाख करोड़ रुपए गंवाए हैं, उसी बाजार से अमेरिकी क्वांट फर्म ने इंडेक्स ऑप्शन में हेरफेर कर 36,502 करोड़ का मुनाफा कमाया है और इसकी दोषी पाई गई कंपनी वापस फिर लौट आई है। आपका सवाल होगा कि आखिर जेन स्ट्रीट ने ऐसा क्या किया। इससे पहले मोटे तौर पर जान लेते हैं कि डेरिवेटिव्स या एफ&ओ कैसे काम करता है। जो रेगुलर ट्रेडर हैं उन्हें अच्छी तरह से पता है, मगर बहुतों को इसकी जानकारी नहीं होगी कि इस जोखिम भरे कारोबार में भारत दुनिया में सबसे आगे है। फ्यूचर और ऑप्शंस भारत में शेयर बाजार के ऐसे सौदे हैं जिसमें आप भविष्य में किसी शेयर या इंडेक्स जैसे निफ्टी या बैंक निफ्टी की या किसी कमोडिटी की तय कीमत को पर खरीदने या बेचने का अनुबंध करते हैं, उसकी भविष्य की कीमत के आकलन पर एक सौदा करते हैं। फ्यूचर्स में आप निश्चित तारीख पर उस कीमत पर बेचने के लिए बाध्य होते हैं, जबकि ऑप्शंस में आपके पास खरीदने यानी कॉल, ये बेहद चर्चित वर्ड है कॉल, और या बेचने पुट का अधिकार होता है, लेकिन इस कॉल और पुट को बेचने की बाध्यता नहीं होती। भारत में सौदे एनएसई और बीएसई पर होते हैं, जहां लोग आमतौर पर जोखिम से बचाव के लिए फ्यूचर और ऑप्शंस के ट्रेड करते हैं, लेकिन अब ये सट्टेबाजी की व्यवस्था का हिस्सा है। भारत में फ्यूचर और ऑप्शंस में मार्जिन ट्रेडिंग एक तरीके का डेरिवेटिव ट्रेड होता है, जिसमें आप किसी स्टॉक या इंडेक्स को भविष्य की एक तय तारीख पर खरीदने या बेचने का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और उसे तुरंत नहीं खरीदते। इसमें आपको पूरे पैसे नहीं देने होते, बल्कि मार्जिन नाम की एक छोटी सी राशि देकर एक बड़ी पोजीशन ली जाती है। इसे मार्जिन ट्रेडिंग कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का साइज़ 1 लाख रुपए है तो आपको केवल 10,000 रुपये यानी करीब 10 से 20,000 रुपये यानी 10 से 20% मार्जिन देना पड़ सकता है। इसका फ़ायदा तो बड़ा हो सकता है कि अगर आप स्टॉक या इंडेक्स ऊपर गया, लेकिन अगर बाजार उल्टा चला तो नुकसान भी बहुत बड़ा होता है,
क्योंकि आप पूरे कॉन्ट्रैक्ट के उतार चढ़ाव के लिए जिम्मेदार होते हैं। जेन स्ट्रीट के हेरफेर से खुदरा निवेशकों के कॉल ऑप्शंस बेकार हुए, उन्हें भारी मार्जिन कॉल्स का सामना करना पड़ा और इसका नुकसान उनकी गाढ़ी बचत को के गंवाने के रूप में सामने आया। अब सवाल होगा कि जेन स्ट्रीट ने क्या किया। आइए समझते हैं कि जेन स्ट्रीट के घोटाले में हुआ क्या। सेबी का 3 जुलाई का ऑर्डर बताता है कि जेन स्ट्रीट ने भारत के बैंक निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन को हेरफेर करने के लिए एक चालाक रणनीति अपनाई। यह 2023 के अंत से 2025 के मध्य तक चला, यानी जुलाई तक, जब जेन स्ट्रीट पर प्रतिबंध लगाया गया। इस फर्म ने, जेन स्ट्रीट जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्वांट पावर हाउस में से एक माना जाता है, इसने पहले बैंक निफ्टी के बड़े शेयरों जैसे HDFC बैंक और SBI में खरीदारी कर इंडेक्स को ऊपर उठाया, इंडेक्स को ऊपर बढ़ने में मदद की। फिर अचानक ये शेयर बेचकर इंडेक्स को नीचे गिराया, जिससे पहले से खरीदे गए पुट ऑप्शंस की कीमत बढ़ गई। यानी स्टॉक्स का यह पंप एंड डंप दरअसल इंडेक्स के पंप और डंप में बदल गया। इस रणनीति से जेन स्ट्रीट ने करीब 4,843 करोड़ रुपए का गैर कानूनी मुनाफा कमाया। और जेन स्ट्रीट के इस खेल के पैंतरे क्या थे, ये समझना जरूरी है। छोटे ट्रेड्स का इस्तेमाल कर कम लिक्विडिटी वाले बाजार में हेरफेर किया गया। जो वीकली ऑप्शंस हैं उनकी अस्थिरता का फ़ायदा उठाया गया। चूंकि नियामक सो रहा था, इसलिए इसे पकड़ा नहीं जा सका। जेन स्ट्रीट की जो पूरी रणनीति थी वो 2 चरणों में काम करती थी। पहला चरण था इंट्राडे का हेरफेर, बैंक निफ्टी के शेयरों में एल्गोरिदमिक खरीदारी करके इंडेक्स की कीमत बढ़ाना, कॉल ऑप्शंस बेचकर और पुट ऑप्शंस खरीदकर कृत्रिम जो अस्थिरता होती है, बाजार में उतार चढ़ाव होता है, उससे मुनाफा कमाना। और दूसरा चरण होता था एक्सपायरी डे का क्रैश, आखिरी ट्रेडिंग के घंटों में फ्यूचर्स और शेयरों की आक्रामक बिकवाली करना, जिससे इंडेक्स नीचे आता था और पहले से खरीदे गए ऑप्शंस पर ज़्यादा मुनाफा कमाना। परिणाम क्या हुआ? खुदरा निवेशकों के कॉल ऑप्शंस बेकार हो गए। जेन स्ट्रीट ने करीब 4,883 करोड़ रुपए escrow खाते में जमा किए और प्रतिबंध के बाद NSE के इंडेक्स ऑप्शंस प्रीमियम के टर्नओवर में 35% की गिरावट आई। हालांकि इस गिरावट को पर हम आगे बात करेंगे, क्योंकि यही वो महत्वपूर्ण विषय है जिस वजह से सेबी ने जेन स्ट्रीट को वापस आने दिया है। लेकिन सेबी ने घोटाला पकड़ने के बाद जेन स्ट्रीट को ट्रेडिंग से रोक दिया। कंपनी ने जुर्माना चुकाया और उसके बाद 21 जुलाई से फिर वापस उसी काम में लग गई जो वो पहले कर रही थी। अगर आपको लगता है कि ऐसा पहली बार भारत में हुआ है, तो जान लीजिए कि सेबी के पास नसीहतों की कोई कमी नहीं थी। आप अपनी स्क्रीन पर कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं देखिए जो लगभग इसी तरीके की थीं, जो दुनिया भर के देशों में हो चुकी हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट्स और SEC इन्फोर्समेंट आर्काइव्स की रिपोर्ट बताती हैं कि आरके घोष ने टोटल रिटर्न स्वैप्स का इस्तेमाल किया और गुप्त रूप से भारी लेवरेज बनाया। परिणाम करीब $10 बिलियन का नुकसान हुआ और कंपनी ढह गई। MF ग्लोबल ने 2011 में यूरोजोन बॉन्ड्स पर रेपो के जरिए सट्टा लगाया। परिणाम कंपनी दिवालिया हो गई। और एनरॉन का किस्सा तो सामान्य 2001 में सबको पता है। ईरान ने ऊर्जा पर एनर्जी डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल कर अपना नुकसान छिपाया और इसकी वजह से कंपनी पूरी तरह बर्बाद हो गई। तरीका वही जेन स्ट्रीट वाला। पारदर्शिता की कमी थी बाजार में, ट्रेडिंग रणनीतियों के जोखिम छिपाए गए, छोटी पूंजी से बड़े दांव लगाए गए जिससे जोखिम बढ़ा, और नियामक संस्थाओं को, रेगुलेटर्स को, चाहे वो अमेरिका के रेगुलेटर्स हों, इन्हें इसका पता ही नहीं चला कि बाजार में क्या हो रहा था। जब हमने आपसे शुरुआत में कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव्स बाजार है भारत, तो शायद आपके दिमाग में सवाल आया होगा। क्योंकि घोटाला क्यों इतना संवेदनशील और इतना महत्वपूर्ण है, समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि भारत का डेरिवेटिव्स बाजार कितना बड़ा है और ख़तरा क्या है। भारत का डेरिवेटिव ट्रेडिंग बाजार यानी F&O बाजार भी इसको कहते हैं, दुनिया में सबसे बड़ा है। WEF मार्केट एक्टिविटी की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया के 78% 78% डेरिवेटिव सौदे भारत में होते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स ऑप्शन का मूल्य पिछले वित्त वर्ष में $907 ट्रिलियन तक पहुंच गया था। खास बात यह है कि इन सौदों में रिटेल ट्रेडर्स की हिस्सेदारी करीब 35% होती है। सेबी और NSE के आंकड़े बताते हैं कि पिछले वित्त वर्ष में, बीते साल में, करीब 96 लाख लोगों ने F&O ट्रेड में हिस्सा लिया है। वित्त वर्ष 2022-23 की में करीब 42 लाख लोग ऐसा काम कर रहे थे, जिसकी तुलना में बहुत ज़्यादा है। डेरिवेटिव्स या F&O दरअसल हेजिंग के लिए शुरू किए गए थे।
इसका मुख्य मकसद ये था कि बड़े निवेशक बाजार में अचानक होने वाले उतार चढ़ाव में अपने नुकसान को सीमित कर सकें। भारत की F&O ट्रेडिंग पूरी तरह सट्टेबाजी पर आधारित है, न कि हेजिंग पर या सही प्राइस डिस्कवरी पर, जो कि बाजार की ज़रूरत होती है। साप्ताहिक बैंक निफ्टी और निफ्टी ऑप्शंस कुल F&O ट्रेड का 90% हिस्सा लेते हैं। आपको हैरत में पड़ना चाहिए कि वीकली एक्सपायरी के दिन ट्रेडिंग इतनी ज़्यादा होती है कि यह नगद बाजार में यानी कैश मार्केट में जो ट्रेड होता है उससे 350 गुना तक ज़्यादा चली जाती है। जेन स्ट्रीट के घोटाले के बाद यह आंकड़ा बहुतों को हैरत में डाल रहा है कि भारत में डेरिवेटिव्स टू कैश रेशियो 300 से 400 गुना ज़्यादा हो सकता है, और ये किसी भी तरह से बंद आंख से भी ये किस्म का सिस्टमिक जोखिम है जो बाजार में दिखता है। और इस वजह से भारत का बाजार अमेरिका और यूरोप की तुलना में 18:1 के अनुपात में ज़्यादा खतरनाक बनता है। जरा गौर से देखिए F&O और नगद का अनुपात, जो आपके सामने स्क्रीन पर आपको टेबल दिख रही है। भारत का जो नगद और F&O अनुपात है वो 350:1 के आसपास है, अमेरिका में 25:1 है, यूरोप में 18:1 है और जापान में 30:1 के आसपास है। ये बताता है कि भारत में जो कैश के सौदे हो रहे हैं और उसकी तुलना में जो F&O के सौदे हो रहे हैं उनके बीच में कितना बड़ा अंतर है। अब आप सवाल पूछेंगे, इतना जोखिम है, घोटाले होते हैं, मगर खुदरा निवेशक इनके दीवाने क्यों हैं? आखिर ये वो अंधा कुआं क्यों है जिसमें जानबूझकर निवेशक डूब रहे हैं? ध्यान रहे कि सेबी लगातार हर साल पिछले 3 साल से बता रहा है कि भारत में निवेशक F&O में नुकसान उठा रहे हैं। हैं ज़्यादातर F&O ट्रेडर घाटे में लेकर बाजार से निकलते हैं, मगर ये सेबी का एक हाथ बताता है, दूसरा हाथ जेन स्ट्रीट को इजाज़त भी देता है। ये हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। इंडेक्स ऑप्शन दरअसल एक तरह का अनुबंध है जिसमें आप कम पैसे देकर शेयर बाजार के इंडेक्स को, सूचकांक की कीमत पर, उसमें बढ़ोतरी पर या गिरावट पर दांव लगा सकते हैं। फ्यूचर भी लगभग ऐसा ही अनुबंध है जो भविष्य में किसी निश्चित कीमत पर किसी चीज़ को खरीदने या बेचने का वादा करता है। दोनों छोटे निवेशकों को, भारत के छोटे निवेशकों को कम पूंजी में बड़ा दांव लगाने का मौका देते हैं। सेबी के आंकड़े बताते हैं कि 91% छोटे निवेशक इसमें पैसा गंवाते हैं। और नुकसान कितना है समझ लीजिए, जिनका औसत नुकसान 2025 में 1,10,000 रुपये प्रति व्यक्ति था, यानी हर व्यक्ति ने औसतन 1,10,000 रुपये इस बाजार में, F&O बाजार में गंवाए, फिर भी लोग इसके पीछे पड़े रहते हैं। ऐसा क्यों है, समझना ज़रूरी है। यहाँ जो कम निवेश में ज़्यादा मुनाफे की उम्मीद है ना, वो लोगों को इस बाजार में लेकर आती है। ऑप्शंस में आप बेहद कम पैसे देकर 50,000 रुपये से देकर 10 से 11 लाख रुपए तक की मार्केट एक्सपोजर की पोजीशन ले सकते हैं। उदाहरण के लिए निफ्टी का एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदने में सिर्फ 3 लाख रुपए का प्रीमियम लगता है और आपको 300 शेयर, जिनकी साझा कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए के आसपास होती है, उनके बराबर का इम्पैक्ट असर दे सकता है। इसी को लेवरेज कहते हैं। लेवरेज का मतलब है जो छोटे मुनाफे को बड़ा दिखाता है, लेकिन लेवरेज से नुकसान भी उतना ही बड़ा हो सकता है। दूसरी वजह यह है कि भारत में अब हर कोई ये समझता है कि शेयर बाजार अमीर बनने का दरिया है। यहाँ पहुँचकर आप अपनी अमीरी के लिए अपनी बाल्टी भर सकते हैं, और इसलिए फोमो, जिसको कि फियर ऑफ मूविंग आउट होता है, वो लोगों को ऑप्शंस और फ्यूचर में ले जा रहा है, जहाँ कम पैसे में आप निवेश करके अपने भाग्य को आजमा सकते हैं। और इसलिए आप यकीन मानिए कि भारतीय शेयर बाजारों के साप्ताहिक ऑप्शंस लॉटरी जैसे हो गए हैं, जहाँ कम समय में बड़ा मुनाफा मिलने की उम्मीद होती है, मगर 1 से 5% निवेशक ही मुनाफा कमाते हैं। लगभग ऐसी स्थिति लॉटरी टिकट खरीदने पर होती है, जबकि 90% से ज़्यादा को नुकसान होता है, पर लॉटरी की टिकट में एक बार होता है, ये रोज़ हो रहा है। जरा टेबल देखिए आपके सामने, जो रिटेल निवेशकों के लिए ये लॉटरी जैसी स्थिति है। खुदरा निवेशक के लिए लॉटरी मॉडल है, संस्थागत निवेशक के लिए प्रोफेशनल मॉडल है। संस्थागत निवेशक जो है वो जोखिम का रिटर्न लेते हैं, खुदरा निवेशक बड़े मुनाफे की चाह में ज़्यादा जोखिम उठाते हैं। छोटी अवधि होती है, सप्ताह के एंड में एक्सपायरी आती है, कम लागत होती है और तेज ट्रेडिंग होती है। जबकि बड़े निवेशकों के लिए ये संतुलित रिटर्न है, उनके पास अच्छे रिसर्च है और मध्यम से लंबी अवधि तक के ट्रेड कर सकते हैं, लिक्विडिटी भी अच्छी है। तो रिटेल निवेशकों के लिए फ्यूचर ऑप्शंस लॉटरी है, जबकि संस्थागत निवेशक, बड़े फंड जो डेल्टा हेजिंग जैसी रणनीतियों पर काम करते हैं, वो इसमें हमेशा मुनाफा कमाते हैं। जेन स्ट्रीट जैसों के पास हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग, एल्गो प्रोग्राम, हाई स्पीड डेटा नेटवर्क है, जबकि दूसरी तरफ देश के किसी एक कोने में बैठा छोटा निवेशक अपने धीमी नेटवर्क वाले मोबाइल से किसी एग्रीगेटर ऐप के जरिए हाईटेक क्वांट पावर हाउस से लड़ रहा है और डूब रहा है।
आपके दिमाग में सवाल आएगा कि भारत का F&O रेगुलेशन इतना कमज़ोर क्यों है कि इसे एक कंपनी अपनी उंगली पर नचा सकती है। अरे कैसे होता है? जैसे हमने बताया आपको कि भारत का फ्यूचर्स ऑप्शन बाजार दुनिया में सबसे बड़ा है और सबसे ज़्यादा जोखिम भरा भी है। इंडेक्स ऑप्शन में चूंकि आप कम पैसे देकर निफ्टी जैसे सूचकांक की कीमत पर दांव लगाते हैं, इसलिए और फ्यूचर में आप भविष्य की एक निश्चित कीमत पर खरीदने बेचने का वादा करते हैं, लेकिन यहीं वो सिस्टमिक जोखिम आते हैं जिसके कारण चेन स्ट्रीट जैसी कंपनियां इस तरीके के घोटाले कर सकती हैं। आइए देखते हैं सबसे बड़ी दरारें क्या हैं इस पूरे सिस्टम में जो हमें करीब से दिखाई देती हैं। एनएसई के कॉन्ट्रैक्ट डेटा के, सेबी के कंसल्टेशन पेपर के, ओईसीडी की डेरिवेटिव मार्केट्स रिपोर्ट का विश्लेषण बताता है कि ध्यान से सुनते जाइएगा, देखिएगा इस टेबल को। एनएसई पर 70% से ज़्यादा स्टॉक ऑप्शन में बहुत कम ट्रेडिंग होती है, इसलिए कीमतों में हेर फेर का खतरा हमेशा रहता है। शीर्ष 5 इंडेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स को छोड़कर कई ऑप्शन में खरीद बिक्री की कीमत का अंतर 5 से 7% से ज़्यादा है, जिससे ट्रेडिंग महंगी और नुकसानदेह हो जाती है। यूरोप में अमेरिका के विपरीत भारत में जो ट्रेड करने वाला व्यक्ति है उसकी वित्तीय स्थिति की कोई जानकारी नहीं होती। इतने बड़े संख्या में जो ट्रेडर फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं, उनके पास कितना, उनकी बचत क्या है, उनकी इनकम की स्थिति क्या, वो घाटे संभाल सकते हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। ओपन बाजार है, कोई भी आकर ट्रेड करता है और बहुत सारे ब्रोकरेज और बहुत सारी फर्में लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग के प्रोग्राम बनाकर उन्हें किस्म से मुनाफे की गारंटी देकर ट्रेड कराते हैं। ये भी बाजार में सबको पता है। जीरो ब्रोकरेज फर्म बिना जोखिम के की सीमा के तेज ट्रेडिंग को बढ़ावा देती हैं, जो कि ट्रेडिंग ऐप्स अवेलेबल हैं, इसलिए लोगों को आसानी से उनसे ट्रेड करने का मौका मिलता है और जो निवेशकों का ऑर्डर फ्लो है उससे उनकी कमाई होती है। भारत में रियल टाइम निगरानी की बेहद कमजोरी है, इसलिए कैश और ऑप्शंस मार्केट के बीच जो हेरफेर होता है उसे सेबी पकड़ ही नहीं पाता और इसीलिए 2020 से 2025 तक ये घोटाला चलता रहा। जेन स्ट्रीट प्रकरण ने बताया है कि F&O बाजार में ऑप्शंस की गहरी तरलता है, लिक्विडिटी है, लेकिन नगद और फ्यूचर्स बाजार में लिक्विडिटी कम है और इसलिए बड़े प्लेयर आसानी से कीमतों को प्रभावित कर लेते हैं। क्योंकि भारत में ट्रेडर की इनकम आधारित मार्जिन की कोई सीमा नहीं है, ट्रेड करने वाले को ये पता ही नहीं है कि उसकी नियामक को ये पता ही नहीं कि ट्रेड करने वाले व्यक्ति की आर्थिक क्षमता कितनी है, वो कितना बड़ा ट्रेड ले सकता है, इसलिए 96% लोग इस कारोबार में डूब रहे हैं। इधर जीरो ब्रोकरेज मॉडल आ गए हैं जो लोगों को बार बार निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जो और भी सट्टेबाजी को बढ़ाता है। सेबी की तुलना में अमेरिका में और यूरोप में, जहां SEC और CFTC जो प्रमुख और यूरोप में ESMA जो प्रमुख नियामक हैं, वहाँ नियम काफ़ी सख्त हैं। जैसे ट्रेडर की योग्यता की जांच की जाती है, उसकी रियल टाइम निगरानी की जाती है। दुनिया के अलग अलग देशों में किस तरह से ट्रेडर्स पर को रोका जाता है। इस भारत में योग्यता की जांच नहीं है, लेवरेज पर प्रतिबंध बहुत उदार हैं, रियल टाइम निगरानी भेद आंशिक है, जोखिम के बारे में जानकारी बहुत बेसिक तौर पर दी जाती है, जबकि अमेरिका में ऑप्शन लेवलिंग पर योग्यता की ट्रेडर की कैपेसिटी जांची जाती है। लेवरेज के लिए पैटर्न डे ट्रेडर का नियम है, रियल टाइम निगरानी काफ़ी ज़्यादा है और यूरोप में भी ऐसे ही नियम है। तो भारत का F&O बाजार सट्टेबाजी को वास्तविक रूप से बढ़ावा देता है, ढांचेगत तौर पर अपने स्ट्रक्चरली ये स्पेकुलेशन को बढ़ावा देता है, क्योंकि लिक्विडिटी कम है, ढीली निगरानी है और जीरो ब्रोकरेज मॉडल है। छोटे निवेशक लेवरेज के चक्कर में लॉटरी जैसे दांव लगाते हैं और ज़्यादातर नुकसान उठाते हैं। अच्छा, इसके अलावा सख्त नियम भी नहीं है, जागरूकता की कमी भी है। आप एक बात ध्यान देंगे कि भारत में जो छोटे कॉन्ट्रैक्ट हैं, पूरे फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग में जो भारत में छोटे कॉन्ट्रैक्ट है 5 से 10 लाख, उनकी हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है, यानी इससे बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले लोग नहीं हैं और ये छोटे कॉन्ट्रैक्ट और ज़्यादा जोखिम को बढ़ाते हैं और इसीलिए F&O लॉटरी हो गई है। 2025 में सेबी ने कुछ सुधार लागू किए थे, जैसे प्रीमियम का एडवांस भुगतान करना, डेल्टा आधारित ओपन इंटरेस्ट, लेकिन इन सब का फ़ायदा बड़ी कंपनियों को, बड़े निवेशकों को मिला। छोटे निवेशकों की सुरक्षा इससे निर्धारित नहीं हुई। अगर दुनिया की परिस्थिति देखें तो चीन ने क्रैश के दौरान इंडेक्स फ्यूचर्स पर प्रतिबंध लगाया था। यूरोप में भी फ्यूचर्स के लिए बेहद सख्त कैपिटल नियम है, जबकि भारत का में जो F&O कारोबार नगद कारोबार से 400 गुना ज़्यादा है और 90% से ज़्यादा ट्रेडिंग निफ्टी और बैंक निफ्टी में केंद्रित है, वहाँ रेगुलेशन और नियमन बिल्कुल चुस्त नहीं है और इसलिए ये बाजार निवेशकों का पैसा भी डुबोता है और व्यापक बाजार को अस्थिर भी बनाता है।
ये सवाल भी आपके पास आपके दिमाग में आ रहा होगा कि म्यूचुअल फंड्स या भारत की इतनी बड़ी वित्तीय संस्थाएं जो अब विदेशी निवेशकों को बाजार में पीछे छोड़ रही हैं और भारतीय बाजार में बड़ा निवेश कर रही, वो इस फ्यूचर ऑप्शंस बाजार में क्यों नहीं दिखते। दुनिया के सबसे बड़े डेरिवेटिव ट्रेडिंग बाजार यानी भारत के ट्रेडिंग बाजार का यह सबसे अंधेरा कोना है। बीते दिनों जेन स्ट्रीट घोटाले के बाद ये सवाल बड़ा हो रहा है कि बाजार के में इस चालाक क्वांट ट्रेडर के सामने भारतीय डीआईआई जिनके पास पैसा है, समझ है, ट्रेड करते हैं, उन्हें खड़ा क्यों नहीं होने दिया जाता। दरअसल भारत के घरेलू संस्थागत निवेशक जिनको आप डीआईआई कहते हैं, जिनमें म्यूचुअल फंड हैं, बीमा कंपनियां हैं और पेंशन फंड हैं, वो इंडेक्स ऑप्शन से फ्यूचर ऑप्शन में से बिल्कुल पूरी तरह बाहर रखे गए हैं। वो केवल 10% के आसपास निवेश कर सकते हैं, जो कि हेजिंग के लिए होता है। ये लोग मुख्य रूप से आम लोगों की बचत को शेयर बाजार में निवेश करते हैं। सेबी ने 2022 में जो नियम तय किए थे उसमें यह कहा था कि इन्हें के जोखिम कम करने के लिए पोर्टफोलियो का 10% हिस्सा लगाना होगा, जिससे कि ये अपने पोर्टफोलियो को संतुलित कर सकें। लेकिन ये नियमित ट्रेडिंग के लिए बाजार में नहीं जा सकते। आईआरडीआई ने, जो कि इंश्योरेंस रेगुलेटर है, उसने बीमा कंपनियों को बिना हेजिंग के डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग से रोका है। और पीएफआरडीए जो तीसरा रेगुलेटर है, वो पेंशन फंड्स को इक्विटी डेरिवेटिव्स में पूरी तरह प्रतिबंधित करता है। इस लॉकआउट के कारण, इसके कारण की वजह यह है कि सेबी ये मानती है कि डीआईआई को, यानी भारत के म्यूचुअल फंड्स को और निवेश संस्थाओं को अगर एफ&ओ मार्केट में अनुमति दी गई तो यहाँ बड़े नुकसान हो सकते हैं। यानी वहाँ सट्टेबाजी हो रही है, ये कानून ये बता रहे हैं, और इसीलिए बड़े निवेशकों को यहाँ नहीं आने दिया जाता, क्योंकि उनके ऊपर लाखों छोटे निवेशकों की बचत, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या बीमा हो, उस पर खतरा हो सकता है। सेबी का डर है कि अगर वे बाजार में आए और उन्होंने ट्रेड किया और बड़ा नुकसान हुआ तो इससे पूरे बाजार को नुकसान होगा, और इससे जो म्यूचुअल फंड और पेंशन फंड है, जिनकी जिम्मेदारी लंबे समय तक लोगों की पूंजी को सुरक्षित करके रिटर्न देना है, उन पर भरोसा टूटेगा, क्योंकि उनका काम कंपाउंडिंग कराना है, साप्ताहिक ऑप्शन में सट्टा लगाना नहीं है। इसका असर ऐसे समझिए, एफ&ओ बाजार में इंस्टीट्यूशनल तरलता है ही नहीं, क्योंकि इंस्टीट्यूशन पैसा ही नहीं लगा रहे हैं। इसलिए ज़्यादातर ट्रेडिंग छोटे निवेशकों की पूंजी है, जो प्रोप्राइटरी निवेशक या क्वांट ट्रेडर्स हैं। प्रोप्राइटरी निवेशक का मतलब जो बड़े एचएनआईज हैं, उनके निवेशक या क्वांट ट्रेडर्स पर निर्भर है। यानी $907 ट्रिलियन के एफ&ओ बाजार में जो पूरी लिक्विडिटी है, वो तरलता वो जेन स्ट्रीट जैसे बड़े दिग्गजों के हाथ में है। और भारत का एफ&ओ बाजार छोटे निवेशकों को तत्काल कमाई की उम्मीद देता है, और उनकी लिक्विडिटी पर और एचएनआई की लिक्विडिटी के आधार पर यह बाजार चलता है। इसलिए कोई बड़ा संस्थान कीमतों को स्थिर करने के लिए नहीं है। विश्व के बाजारों में अमेरिका और यूरोप में डीआईआई डेरिवेटिव्स में सक्रिय हैं, जो बाजार को स्थिरता देते हैं और बड़े नुकसान के समय खरीदारी करके कीमतों को संभालते हैं। भारत में इनकी का कोई दखल नहीं है, इसलिए अस्थिरता बढ़ती है, एक बिड और आस्क का जो स्प्रेड है वो चौड़ा होता चला जाता है, और बाजार में फ्लैश क्रैश का खतरा बढ़ता है। मुझे यहाँ दुष्यंत कुमार का एक शेर याद आता है। दुष्यंत कुमार ने लिखा था कि तुमने इस तालाब में रोहू पकड़ने के लिए छोटी छोटी मछलियाँ चारा बनाकर फेंक दी। एफ&ओ का बाजार लगभग ऐसा ही दिखता है। सेबी के सामने दुविधा यह है कि अगर डीआईआई को अनुमति दी जाए तो उनका जोखिम बढ़ सकता है, लेकिन उनकी अनुपस्थिति से बाजार और ज़्यादा अस्थिर होता चला जा रहा है। अब आपके दिमाग में सवाल होगा कि जेन स्ट्रीट की वापसी हो गई, ये कैसी सज़ा और ये कैसी माफ़ी। भारतीय नियामक कितना कमज़ोर क्यों दिखता है। भारत के नियामक ने, सेबी ने क्वांट ट्रेडिंग कंपनी जेन स्ट्रीट को भारतीय बाजार में वापस आने की अनुमति दे दी इसी सप्ताह के अंत में। जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो वापस सक्रिय है। 3 जुलाई को सेबी ने जेन स्ट्रीट पर डेरिवेटिव्स में हेरफेर का आरोप लगाकर प्रतिबंध लगाया था। ये हेरफेर सेटलमेंट और एक्सपायरी डे के दौरान हुआ था, जिससे कि निवेशकों को बड़ा नुकसान हुआ था। और 21 जुलाई को सेबी ने जेन स्ट्रीट को 4,844 करोड़ रुपए का जुर्माना एस्क्रो अकाउंट में जमा कराने के बाद बाजार में वापस ट्रेड करने की अनुमति दे दी, और ये कहा कि इसकी ट्रेडिंग पर कड़ी निगरानी होगी और कंपनी को अपनी रणनीतियों की व्याख्या सेबी से करनी होगी। एनएसई और बीएसई को कहा गया कि वो संदिग्ध गतिविधियों पर नज़र रखेंगे। सेबी की जांच अभी चल रही है। सेबी ने इस जांच की सूचना अमेरिका के रेगुलेटर को भी भेजी है, क्योंकि अमेरिकन कंपनी है। जेन स्ट्रीट की घरेलू संपत्तियों पर नियंत्रण और कुछ ट्रेडिंग गतिविधियों पर रोक अभी बरकरार है। आपको हैरानी नहीं हो रही इस पर? शेयर बाजारों में पहले के घोटालों में कंपनियां लंबे समय तक बाजार में नहीं आने दी जाती थी।
पंप और डंप के मामलों में तो बेहद सख्त प्रतिबंध लगाए जाते थे, लेकिन भारत में इंडेक्स का सबसे बड़ा पंप और डंप करने वाली कंपनी यूं ही बाजार में आ गई जैसे कि वो कुछ दिन की छुट्टी पर गई हो। इसमें सेबी की मजबूरी क्या है, हमें समझना जरूरी है। दरअसल एक्सचेंज और ब्रोकर्स की इनकम डेरिवेटिव्स की मात्रा पर, वॉल्यूम पर निर्भर करती है। सेबी ने जब सख्त कदम लिए तो ट्रेडर्स की संख्या में 20% की लगभग कमी आई, जो इस घोटाले से पहले लिए गए थे, और ब्रोकर्स की आय में गिरावट हुई। एनएसई के हवाले से आंकड़े सब जगह प्रकाशित हुए। जेन स्ट्रीट के घोटाले के बाद और जब प्रतिबंध लगाया गया तो बीएसई और अन्य एक्सचेंज के कारोबार में बड़ी गिरावट आई, जिससे बाजार की गहराई और तरलता पर चिंता ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दी। सेबी ने बीते साल अगस्त से एफ&ओ पर सख्ती शुरू की थी। सख्त नियम ये थे कि कॉन्ट्रैक्ट का साइज तय किया गया था, वीकली एक्सपायरी को सीमित किया गया था, ट्रेड में आने के लिए कुछ और सख्ती की गई थी। इसका असर ये दिखा कि अगस्त में करीब 1 करोड़ से अधिक मिलियन यूनिक एफ&ओ ट्रेडर थे, जिनकी संख्या मई में घटकर, पिछले साल अगस्त में 1 करोड़ थे, जिनकी संख्या इस साल मई में घटकर करीब 67 लाख रह गई। ब्रोकर और स्टॉक एक्सचेंज जेन स्ट्रीट के पक्ष में है। उनका तर्क ये है कि जेन स्ट्रीट जैसे हाई फ्रिक्वेंसी मार्केट मेकर मूल्य निर्धारण के लिए, बाजार को स्थिर रखने के लिए, वैल्यू डिस्कवरी के लिए ज़रूरी है। अगर ये नहीं होंगे तो इनके बिना स्प्रेड बढ़ सकता है। इसीलिए इस कंपनी की पाबंदी के बाद आपने देखा कि स्टॉक एक्सचेंज और ब्रोकर्स के शेयरों में लगातार गिरावट आई है। तो अंततः क्या हुआ? नुकसान उठाने वाले 90% छोटों की फिक्र छोड़कर सेबी ने जेन स्ट्रीट को मार्केट मैनिपुलेटर से एक बार फिर मार्केट मेकर बना दिया। अब सवाल यह है कि छोटे निवेशक ऐसी स्थिति में सुरक्षित कैसे होंगे? दरअसल यकीन मानिए, भारत का जो एफ&ओ ढांचा है और रेगुलेटर पूरी तरह उलझन में है। सेबी दो राह पर खड़ा है, नहीं तो जेन स्ट्रीट इस तरह बाजार में वापस नहीं आती। सेबी आगे क्या कर सकती, इसकी संभावनाएं हमें दिखाई दे रही हैं। पता चल रहा है कि जेन स्ट्रीट के ट्रेड की रियल टाइम निगरानी होगी, एक्सचेंजों को संदिग्ध पैटर्न की पहचान करनी होगी, ट्रेडिंग की अधिकतम सीमा और व्यक्ति की मासिक आय का पैमाना भी लागू किया जा सकता है जो ट्रेड करने वाला हो। इससे कोशिश हो सकती है कि छोटे निवेशकों को नुकसान से बचाया जा सके। एफ&ओ के लिए कॉन्ट्रैक्ट का साइज बढ़ाया जा सकता है, लंबी अवधि के कॉन्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं, डेरिवेटिव की अवधि हफ्ते से बढ़ाकर 6 से 12 महीने की जा सकती है, साप्ताहिक की जगह मासिक एक्सपायरी की जा सकती है, ट्रेडिंग की भीड़ कम होगी। ये सारे उपाय कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सबको पता है, जो बाजार में ट्रेड कर रहे हैं इनकी चर्चा है और सबको, और सेबी को भी पता है। लेकिन असली मुद्दा समझना ज़रूरी है कि ये सारे उपाय, इनमें से कोई भी महत्वपूर्ण कदम अगर सेबी उठाती है तो इसका सीधा असर ये होगा कि इन कदमों से बाजार का टर्नओवर और कम होगा, बाजार के कारोबार में गिरावट होगी। फिर चाहे आप एक्सपायरी बढ़ाएं या छोटे निवेशकों पर सख्ती कर दें, और ये ब्रोकरेज, ट्रेडिंग एप्स और एक्सचेंज बिल्कुल नहीं चाहते। वे नहीं चाहते कि बाजार के कारोबार के वॉल्यूम में कमी आए, और यही वजह है कि जेन स्ट्रीट वापस लौट आई। इस पूरे घटनाक्रम को देखकर आपको बिग शॉर्ट फिल्म की याद आ जाएगी। अगर नहीं देखी तो ज़रूर देखिए। जब अमेरिका में SEC को, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन वहाँ का, सेबी, रेटिंग एजेंसियों को ये पता था कि सबप्राइम मॉर्गेज बढ़ रहे हैं, ये खराब प्रोडक्ट हैं और इससे भविष्य में संकट आ सकता है, उन्होंने इस पर कोई सख्त कदम नहीं उठाए, क्योंकि वॉल स्ट्रीट में स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस का बिजनेस जोरों पर था और कोई भी कमाई की इस मशीन को रोकना नहीं चाहता था। भारत में भी ऐसा ही हो रहा है। NSE दुनिया का सबसे सक्रिय इक्विटी डेरिवेटिव एक्सचेंज बन गया है, जिसके जोखिम सबको पता है। कम पूंजी से बड़े दांव लगाए जा रहे हैं, 90% निवेशक अपनी पूंजी गंवा रहे हैं, हेर फेर का खतरा है। जेन स्ट्रीट जैसे मामले बाजार को कैसे गेम किया जा सकता है ये दिखा रहे हैं, लेकिन मुनाफे की रफ्तार को कोई रोकना नहीं चाहता। भारत में एफ&ओ स्कैम, सेबी की दुविधा को देखते हुए सिटी ग्रुप के CEO चक प्रिंस का एक बयान, एक टिप्पणी याद आ जाती है, जो बाद में सबसे कुख्यात उद्धरण बन गया था जब 2008 में हमने ग्लोबल फाइनेंशियल मेल्टडाउन देखा और बैंकों का डूबना देखा। प्रिंस उस समय 2007 में सिटी ग्रुप के CEO थे। उस समय बाजार में लीवरेज बायआउट और सबप्राइम संकट की बड़ी चर्चा थी और खतरे महसूस किए जा रहे थे। उन्होंने 9 जुलाई को 2007 को फाइनेंशियल टाइम्स को अपने इंटरव्यू में कहा कि व्हेन म्यूजिक इज प्लेइंग यू हैव गॉट टू कीप डांसिंग। चक का मतलब यह था कि जब बाजार में उछाल हो और सब मुनाफा कमा रहे हों तो आपको भी उसमें शामिल रहना पड़ता है। इसके बाद 2000 का संकट आया
और पूरी दुनिया ने जो देखा वो आपको पता है। भारतीय बाजार की परिस्थिति भी कुछ ऐसी है, बाकी आप खुद समझदार हैं। अर्थम में आज इतना ही। अगले सप्ताह फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। आपकी प्रतिक्रियाओं, सुझावों और टिप्पणियों का इंतज़ार रहेगा।